on to the next segment, and which is understanding dragon. तो नाम से ही थोड़ा लग रहा है कि ड्रैगन, अंडरस्टैंडिंग ड्रैगन. कनन गोपीनाथ is there, and then Anil Jaising Saab is there, Sundu Saab is there. All three panelists, and Vibhav Kant Upadhyay Saab is there. Now, to start with, सबसे पहली बात कनन साहब आपसे सुनना चाहेंगे. असल में हो क्या गया है कि you are the सचिन तेंदुलकर of the current youth. आपकी यूथ फॉलोइंग बहुत है. पीपल जो आप कहते हैं, शायद कहते हैं, आप घुमा फिरा के नहीं कहते हैं, यू टॉक स्ट्रेट. तो उनको लगता है कि, और शायद अभी आपका कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है तो आप भी स्ट्रेट बोलते हैं. नहीं तो अपने यहाँ क्या दिक्कत है कि जिसका पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो जाता है वो कुछ ना कुछ घुमाने फिराने लगता है. खैर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, मैं आई वाज रिक्वेस्टिंग कनन कि आप प्लीज आके इस पे बताइए, क्योंकि इधर इन्होंने थोड़ा चाइना पे स्टडी करना शुरू किया है, टू अंडरस्टैंड व्हाट चाइना इज, टू अंडरस्टैंड. तो इन्होंने कहा कि मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. ये मुझसे ये बोले कि मैं क्या बताऊं, मैं तो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल स्टडीइंग. मैंने कहा जो भी आपने विद्यार्थी के रूप में जितना भी समझा है चाइना को, वो हम लोग थोड़ा शेयर करेंगे. चाइना एज अ, मतलब अंडरस्टैंडिंग ड्रैगन, आप अगर नए किसी को समझाना हो कि चीन क्या है, तो वी स्टार्ट विथ यू कनन साहब. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको धन्यवाद बुलाने के लिए, और प्लीज कन्नन बुलाइए आप. बिल्कुल मुझे सुनते हुए अच्छा नहीं लगता. तो आप फ्रीली. यस, मैं अब जैसे आपको कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, और मैंने ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया, बल्कि लॉकडाउन के टाइम तक तो ट्रैवल करता रहा. उसके बाद जब स्पेशली जब लद्दाख में जो इंसिडेंट्स हुए, ईस्टर्न लद्दाख में, और उसके साथ कई सारी चीजें जो मीडिया में आने लगा, तो देन आई अंडरस्टूड कि मैं तो मतलब यूपीएससी क्लियर किया हूँ, आईएएस बना. उसके बावजूद अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपका सबसे बड़ा जो नेबर है, मोस्ट अग्रेसिव और मोस्ट इनफैक्ट द काइंड ऑफ कंट्री दैट चाइना इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसके बारे में अगर कुछ पूछे कि बेइजिंग कहाँ पे उनके मैप में, या शंघाई कहाँ पे, या फिर उन 4 प्रोविंस का नाम बताए, तो शायद मैं नहीं बता पाता. मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल जीरो है. मतलब आई विल नॉट इवन से एनीथिंग, इट वाज कंप्लीटली जीरो. देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम जितने भी चीजों को पढ़ने का कोशिश किया, वो भी मैक्सिमम मैंने रियलाइज किया कि जो हमारी स्टडी है वो भी वेस्टर्न कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक है, जो मैंड्रिन है उनका, उसके कारण एक लैंग्वेज बैरियर है, और थोड़ा सा डिफरेंट भी है. जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उससे अलग है, द्रविडियन लैंग्वेजेस है उससे भी अलग है. सो दे हैव लैंग्वेज रूट भी अलग है उनका, तो थोड़ा वहां भी बैरियर था. तो वैसे मैंने मैंड्रिन सीखना शुरू किया, करीबन 5-6 महीने बैठ के यूपीएससी का तैयारी जैसे करते हुए. तो देन लर्नड क्वाइट अ बिट ऑफ मैंड्रिन, आई वुड से एचएस के 4-5 लेवल तक. उसके बाद जब एक मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्यों शुरू किया. आपको याद होगा फरवरी में हमने यहाँ पे इंडिया में काफी सारे मीडिया ने एक रिपोर्ट छापा था कि 2013 का चाइना का एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री डॉक्यूमेंट आया था, मतलब साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी करके, और उसका 2013 का डॉक्यूमेंट है, और उसका अनुवाद जो ट्रांसलेशन करके एक अमेरिकन थिंक टैंक ने 2021 फरवरी को उसको रिलीज किया था. करीबन 280 पेज का डॉक्यूमेंट है. वो डॉक्यूमेंट जैसे उन्होंने रिलीज किया 2021 फरवरी इसी साल का, उसको देखते हुए हमारी मीडिया में कई सारे आर्टिकल्स आए कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि 2020 जो इंडिया के साथ चाइना कैसे इंडिया को देखते हैं, और क्या हमारे साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, नेवल डोमिनेशन कैसे होना चाहिए, इंडियन ओशन कैसे प्रायोरिटी होना चाहिए, ये सब उसमें लिखा हुआ था. और 2020 में जो जो चीजें हुई, उसको हम कहीं ना कहीं 2021 में जो उन्होंने ट्रांसलेट करके आर्टिकल्स जो पब्लिश किए, उससे हम जस्टिफाई करने लगा. वो मुझे लगा कि मतलब टॉप न्यूज़पेपर्स, ऐसे भी नहीं है कि जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार एक डॉक्यूमेंट 2013 में था, और मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो पता चला कि वो 2015 से पब्लिकली अवेलेबल था, मतलब इट वाज पब्लिकली अवेलेबल. और पर 2020 में जब ये इश्यू हो रहा था, तब हमने कोई इस डॉक्यूमेंट का जिक्र किया नहीं. 2021 में जब यूएस का एक थिंक टैंक ने उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया, तब हम उसको लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2020 में क्या हुआ. तो कहीं ने ये लगा कि जो समवेयर अराउंड देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होना चाहिए. तो देन
आई स्टार्टेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट के तौर पर किया कि जो चाइनीज डॉक्यूमेंट्स है या चाइनीज डॉक्यूमेंट्स कहिए, चाइनीज न्यूज मीडिया कहिए, करीबन 100 से ऊपर जो चाइनीज लैंग्वेज मीडिया वेबसाइट्स है उसको ऑटोमेटिकली क्रॉल करके ट्रांसलेट करके एक वेबसाइट बनाया जिसमें मैं अभी पब्लिश करता हूँ डेली। तो व्हाट चाइना रीड्स करके, कि चाइना पढ़ता क्या है, मतलब उसमें whatchinareads.com करके एक वेबसाइट बनाया। डेली 100 मोर देन 100 चाइनीज वेबसाइट्स आर क्रॉल्ड एंड ट्रांसलेटेड रियल टाइम। हर दिन करीबन 2000 आर्टिकल्स उसमें ट्रांसलेट होके आते हैं। तो आप सर्च करेंगे तो भी बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएगा। तो ये रीजन इसलिए था कि हमें वो लैंग्वेज बैरियर, अभी जिसे ऑटो ट्रांसलेशन की जमाना है, इसमें लैंग्वेज बैरियर होने की जरूरत नहीं है। रियल टाइम हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए और रियल टाइम हमें उसको पढ़ना भी चाहिए। एंड वी नीड टू क्रिएट, मतलब एक चाइना एक्सपर्ट नहीं हो सकता, चाइना का ट्रेड एक्सपर्ट अलग होगा, चाहे इकोनॉमी का, नेवी का, से वी नीड क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज ऑन चाइना। बिकॉज अभी देखेंगे तो 130 देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है। 130 कंट्रीज का, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। इस साल अगर देखेंगे तो 70% इंक्रीज हुआ इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड, जिसमें हम भरोसा करते हैं या फिर हम उसको प्यार करते हैं, हम उसका दुश्मन है, वो सब सेकेंडरी है। बात यह है कि अभी हमारी डिपेंडेंसी इतना ज्यादा, और वो इंटरडिपेंडेंसी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हम पे डिपेंडेंट है, ऐसे हो गया है कि हम उस पे डिपेंडेंट है, वन साइडेड डिपेंडेंसी हो गया। इस समय अगर हम उनको पढ़ने में मेहनत नहीं लगाए, उनको समझने में मेहनत नहीं लगाए, तो आगे का 20-30 साल, जो अभी तो एक फेज आ गया, उसके आगे भी एक 20-30 मतलब 50 साल आगे है, उस दौरान की जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें बहुत सारा मुझे लगता है कि लिमिटेशंस आएगा। और आवर ओन स्कॉलरशिप, जो ना चाइनीज फंडेड है ना वेस्टर्न फंडेड है, हमारी खुद की स्कॉलरशिप हमें डेवलप करने की जरूरत है। वो आके पढ़ते थे यहाँ पे, वो उनकी स्कॉलर्स आके यहाँ पे संस्कृत पढ़ के जाते थे। मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा स्मार्ट थे, वो आके समझे और सीखे और चले गए। हमने पढ़ा नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें दुनिया के हर कल्चर से पढ़ना चाहिए, ताकि हम कैसे अपने सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस ओनली आई बीन लर्निंग एंड रीडिंग एज ऑफ नाउ। I would wait for my comments. Just wanted to introduce this. अब बाकी अगर जो मेरे से ज्यादा कई सीनियर्स है जो चाइना को पढ़ते हैं, I would listen to them first. मैं कनन आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वो चीज कहीं पे भी नैरेटिव में नहीं आता है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, इंडिया पाकिस्तान मतलब सबसे बड़े दुश्मन। घर में बच्चों के बीच लड़ाई होती है तो कहा जाता है ये दोनों इंडिया पाकिस्तान जैसे लड़ते हैं। इट इज अ नैरेटिव व्हिच पीपल से। चीन का दुश्मन नंबर 1 मेरे हिसाब से रिपब्लिक ऑफ चाइना है, क्योंकि चीन इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। दुश्मन नंबर 1 जो उसके वजूद को हिट करता है, उसको क्यों नहीं, उसको व्हाई वी आर नॉट एबल टू। हिंदुस्तान के 2 एमपीज ने वर्चुअल वहां पे अटेंड कर लिया था स्वेरिंग इन, लास्ट ईयर की बात है, उनके प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन। चाइना ने प्रोटेस्ट किया और हमारे यहां से शायद, अब क्या हुआ, हमारे यहां से उसको माना गया हाँ गलती हो गई थी। 2 एमपीज, बीजेपी के 2 एमपीज ने स्वेरिंग इन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्राइम मिनिस्टरशिप को कर लिया था। चाइना ने उस तक को यहां मार्क किया था। मैं करण आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप इतना वो कर रहे हैं, क्या रिपब्लिक ऑफ चाइना हमारा एलाई नहीं हो सकता? बहुत दिनों तक अमेरिका का एलाई था और शायद इसीलिए था कि वो चाइना को डिस्टर्ब करता था। नहीं, थैंक यू सर। पर उससे आने से पहले आपने पिछले बार मुझसे एक सवाल पूछा था, वो अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है। मैं जैसे अभी जैसे हिस्ट्री उनका पढ़ने लग गया और 2020 से लेकर, तो उनका एक फेज हमेशा रहा है यूनिफिकेशन फेज, या उसके बाद फिर डिसइंटीग्रेशन फेज। तो यूनिफिकेशन फेज में पहला अगर मेजर यूनिफिकेशन जैसे का है वो चिन डायनास्टी, जिससे चाइन जो चाइना का जो आता है, तो वो हुआ करीबन आई थिंक अराउंड 300 BC, समवेयर अराउंड दैट। एंड देन फिर हान डायनास्टी आया, और इट इज अ साइकिल। उसके बाद कुछ 2-3 सेंचुरीज तक वो एक्सपैंड होते रहा, और उसके बाद फिर वो डिसइंटीग्रेशन होते रहा, फिर वो वापस एक्सपैंड होते रहा। तो हमें जैसे इंडिया को समझना है या फिर चाइना को समझना है, तो मुझे लगता है कि हम आज की या फिर जैसे यूएस को समझने जैसे 1 सेंचुरी में या फिर पिछला 2 सेंचुरी के उस टाइम फ्रेम में उसको समझ नहीं सकते। एक सिविलाइजेशनल थॉट प्रोसेस है, एक हिस्टोरिकल थॉट प्रोसेस है। चाहे कितना मर्जी उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स उनकी जो नेक्स्ट एम्परर्स ने जलाया हो, फिर भी जो कंटिन्यूएशन है वो रहा है उस सिविलाइजेशनल थॉट। तो वो
2-3 हजार का, और वो उसमें से करीबन 2000 साल तक दे वर द फोरमोस्ट इकोनॉमिक पावर दुनिया में, वन ऑफ द जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर भी थे। तो ऐसे में ये पहले समझना होगा कि चाइना अपने आप को क्या सोचते हैं अभी, कि वो समझते हैं कि वो अभी हम अपनी यूनिफिकेशन फेज में है। यूनिफिकेशन फेज ऐसा नहीं है कि 5 साल में खत्म हो गया, वो चाहे वो माओ से तुंग से उनका एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जिसको वो कहते हैं वो था। और उस दौरान ऐसा नहीं था कि इंडिया के ऊपर जैसे ब्रिटेन ने आके कॉलोनाइज किया, वैसा नहीं था। वहां पे मतलब लूटिंग था, मतलब कोई सिस्टम, कोई सरकार बना ऐसे, वो कोई गवर्नेंस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग अपना अपना एनक्लेव बनाया, अपना अपना पैसा कमाया, ओपीएम वार ये जो भी चला, देयर आर लॉट ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ लूटिंग एंड प्लंडर दैट हैपेंड, एंड पीपल डिवाइडेड सिटीज को ही, सिटीज में ही अलग अलग कंट्रीज का लॉ चलता था और एनक्लेव चलता था। तो एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जिसको वो खुद कहते हैं एज ए पीपल, उनको लगता है कि हमारे ऊपर जो सबसे बड़ी मतलब सिविलाइजेशन है, सबसे अच्छी उनके हिसाब से हमेशा ऊपर रहे, वो एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन था। अभी नाउ वी आर कमिंग बैक, एंड नाउ कमिंग बैक में वन ऑफ द फेज वाज दैट वो जो माओ जेतुंग का जो even annexation of Tibet is considered as part of that expanding territory, and in their unification phase what they essentially do, वो expand करता है, मतलब पूरा expansion का phase। तो उसमें से, उस प्रोजेक्ट में से कुछ बाकी है, वो उनके मन में वो है एक ताइवान, और एक है जैसे हांगकांग। तो हांगकांग में जो हो रहा है वो अभी उनको ये लगता है कि अरे भाई क्यों हांगकांग अलग, ऐसे अलग अलग होने की क्या जरूरत है, वो हमारी जो प्रोसेस है उसके अंदर 1 country 2 system वगैरह एक टाइम के लिए सही था, बट ऐसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं उनका एक ये प्रोजेक्ट के दौरान मैं उनके एकेडमिक पेपर का एब्स्ट्रैक्ट्स भी ट्रांसलेट करता हूँ, वो जो आइडियोलॉजी है वो उसका जो, तो उसमें से एक अच्छे से पढ़ने को आया, एक यूनिवर्सिटी का थीसिस था, वहीं का चाइना का यूनिवर्सिटी का थीसिस था, 3 phases ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का। उसमें वो बोल रहा था कि माओ सेतुंग का जो पॉलिसी था वो था एस्टैब्लिशिंग ए सिस्टम, वो एक नया कम्युनिस्ट सिस्टम जो भी एस्टैब्लिश किया। दंग सियाओपिंग का फेज था, दैट वाज एडजस्टमेंट विद द इंटरनेशनल ऑर्डर। एडजस्टमेंट मतलब दुनिया जैसे चल रहा है उसमें से हम सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम में। और उसके बाद जी जिनपिंग का जो पीरियड है उसको वो कहते हैं कि रिजुविनेशन फेज, मतलब नाउ द चाइनीज सिविलाइजेशन हैज इज सपोज्ड टू बी रिजुविनेटिंग इन इटसेल्फ। तो इंडिया को भी ऐसे ही समझते हैं, जैसे हमें भी अपने सिविलाइजेशनल प्रोसेस में हम कहाँ पे जैसे समझना है, वैसे उनका भी एक अनब्रोकन हिस्ट्री है ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, उसमें वो अपने आप को ऐसे यूनिफिकेशन फेज में समझते हैं। ऐसे में आता है कि ताइवान अभी बाहर क्यों है। अभी सवाल ये नहीं है चाइना के अंदर कि चाइना ताइवान को एनेक्स करना चाहिए कि नहीं एनेक्स करना चाहिए, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन, इट इज नॉट इवन अ मैटर ऑफ इफ और एंड वो बहुत ही क्लियरली उन्होंने कई टाइम से कह चुके हैं। बल्कि कल की उनकी जो जाओ लिजियन करके उनका जो स्पोक्स पर्सन है, उनका कल का एग्जैक्ट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है, ताइवान इंडिपेंडेंस मीन्स वॉर। ठीक है, अगर एक्सप्लिसिट स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट है कि अगर ये करते हैं तो वॉर है वहां पे, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग इट, दे हैव मेड सम 4 plans फॉर हाउ टू अनेक्स ताइवान। नाउ अभी इंडिया के साथ, इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं है, ये इश्यू मुझे लगता है कि सारे दुनिया के है, क्योंकि हमने पीआरसी को एक टाइम में लेजिटिमेट चाइनीज गवर्नमेंट मान लिया। जब चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हो, चाहे जितने वर्ल्ड बॉडीज हो, सब ने एक कंट्री को मान लिया कि यस पीआरसी इज द लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन और चाइना। अब उसको मान लिया तो फिर दूसरा जो क्लेमेंट है उसको हम वैसे ही डिलेजिटिमाइज कर दिया, और हम सब ने उसी साथ ही साथ कर दिया। नाउ इट इज लाइक रिटेलिएशन कि हाँ अगर आप ये करते हैं तो हम ये करेंगे, हम ताइवान को रिकॉग्नाइज करेंगे। दैट इज नाउ कंसिडर्ड अस, एंड आई फॉर मी आई बिलीव more than South China Sea, more than anything else, Taiwan is like an ant, अब उसको इस पे टच नहीं करना कोई, अगर इस पे टच करेगा तो हम तो मतलब we'll just all hell will break loose वाला, उस पे वो that is what China is trying to do. We for a long time, and it is humiliating to read some of the articles. Yesterday they had a very long article saying why US and Russia are have no fear of giving their most advanced weapons to India, and उसमें ये लिखा है, उसमें काफी लंबे छोड़े उन्होंने लिखा है कि बिकॉज इंडिया कैन नॉट इवन रिप्लिकेट द टेक्नोलॉजी, दे आर श्योर दैट हम एडवांस टेक्नोलॉजी भी दिए इनको तो हम रिप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, पर अगर चाइना को दिए तो हम रिप्लिकेट करेंगे। एंड दे आर रिपीटेडली सेइंग दिस बिकॉज हमने हर बार वार को या फिर पीस मील तरीके से देखते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि ताइवान को ये क्यों करे, अरे या फिर हमने अभी रफाल खरीद लिया, या फिर कुछ अच्छा अभी डिसाइड कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए कि सबमरीन चाहिए, मतलब देयर इज नो thought process that is going beyond a decade or a 2 decade or a 3 decade for which we have a consistent plan.
तो इस तरीके का पीसमेल अप्रोच के कारण इश्यू क्या है, हम इंसिडेंट्स के बेसिस पे सोचते हैं। अभी गालवान में इश्यू आया तब समझ में आया कि हमारे पास विंटर क्लोथिंग नहीं है, हाई ऑल्टीट्यूड विंटर क्लोथिंग नहीं है। अरे भाई, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड हैव नोन एट नाउ, यू कुड हैव नोन इट ऑल द टाइम। उसके वहां पे इतना मजाक उड़ाएगा, इट वाज वेरी हॉरिबल टू रीड दैट आर्टिकल्स कि हम वहां से सेकंड यूएस से मंगा रहे करके। द थिंग इज, at this point of time, we should know what they are thinking. We have to outthink them, and to outthink them at this point of time, we need to learn them, we need to study them, we need to जितना मेहनत कर सकता है, जितना ज्यादा उनको समझ सकता है, उतना ज्यादा समझना चाहिए। उससे ज्यादा फ्री थिंकिंग, फ्री थॉट प्रोसेस एक लिमिटेशन है। अभी अभी if I have 2 more minutes, maybe if I add, it is not that China is a very smooth everything, ऐसा नहीं है। रिसेंट इंसिडेंट्स अगर देखें कोई, तो उनका रूमर्स है कि उनका वाइस मिनिस्टर है एमएसएस का, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, गो अनबू जिसको कहते हैं, वहां का उन्होंने डिफेक्ट हो गया। वी आर नॉट श्योर, दोंग जिंगवे करके। बट इफ यू लुक एट द सीसीपी न्यूज, जो उनकी रीसेंट फॉर द 2 months, it is like a paranoia kind of a news. Every day there is an oath taking ceremony. आप चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस में जाके देखो तो साइंटिस्ट आर टेकिंग ओथ टेकिंग टू फॉर सीसीपी। आप जाए स्पेस चाइना इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने मार्स में भेजा और अभी स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, पर न्यूज अगर देखेंगे तो 10 में से 4 होगा कि they took a training of Communist Party ideology and what Chinese CCP का क्या वो है। So there is some sort of a paranoia also building, because they know that there are people coming together. लोग दुनिया अलग अलग तरीके से आ रहा है। बट एक चाइना ने एक सब चीज समझा है, वो है कि देर इज अ डिक्लाइन इन मॉरल अथॉरिटी ऑफ द वेस्ट। ओवरऑल जो मॉरल अथॉरिटी के ऊपर भी देखिए, मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट के साथ साथ एक मॉरल अथॉरिटी भी चाहिए कहीं भी आपको गवर्न करने के लिए। अदरवाइज पीपल विल ऑलवेज बी रिबेलिंग, हमेशा रिबेल करता रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट ये डिक्लाइनिंग इन मॉरल अथॉरिटी समझे, क्योंकि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन G7 ने कहा कि सिंजियांग के ऊपर हम ये करेंगे, उसी दिन उनका प्रेस रिलीज था कि सिंजियांग जो डबल पोर्ट टर्मिनल है रेलवे का, वहां से जो सबसे ज्यादा देयर वर 65% इंक्रीज इन ट्रेड विद यूरोप। सिंजियांग का जो रेलवे टर्मिनल है वहां से 65%, उन्होंने लिखा कि स्पेनिश वाइन, जर्मन कार्स, तो क्या बोल रहा है, मतलब वहां आके क्या लेक्चर दे रहे हो कि तुम सिंजियांग के थ्रू ही तो तुम्हारा सारा पोर्ट जा रहा है। अदरवाइज यू टेक द इन्वेस्टमेंट इन Africa, or they take the South China Sea, even Southeast Asian. Each country, I'm sure in Southeast Asia would know कि लड़ाई में यूएस का कम नुकसान है पर उनका ज्यादा नुकसान है, वो जानते हैं इसको। So they at the same time they are saying, playing with the US, they are also having the conversation with China। किस तरीके से वियतनाम हमारे साथ भी बात करते हैं, उसी दिन या अगला दिन जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी बात करेंगे। 100% वो इंश्योर करेंगे कि वो कंटिन्यूअस रहे। बांग्लादेश में जैसे सर ने कहा, बिल्कुल वो हो रहा है। श्रीलंका में देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। अफगानिस्तान का जो इश्यू है, जब रशिया ने उस पर डिस्कशन बुलाया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, रशिया डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान पे। इंडिया इज नॉट इवन पार्टी टू दैट, दे डिड नॉट इवन, हमें इन्वाइट भी नहीं किया उस डिस्कशन में रशिया। सोचिए, तो कहीं ना कहीं हमने हमारी जो मॉरल अथॉरिटी था, एक तो इंडिया का जो वन ऑफ द मेजर थिंग था, ये हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी जाके बोल सकते थे कि हमारे मेंबरशिप दो, क्योंकि सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, हम उस पर भी गर्व लेते थे, डेमोक्रेसी होने का भी गर्व लेते थे, जो सिविलाइजेशनल जो प्राइड था वो भी लेते थे। वी वर एबल टू टेक ऑल दिस एंड क्लेम समथिंग मॉरली सुपीरियर, कि हम इतना सेक्युलर डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक है, जो इतना कम, जो सक्सेस बहुत कम, चांसेस कम था, फिर भी हमने यहाँ तक पहुंचे करके। सो द मॉरल अथॉरिटी हैज गॉन डाउन, वन इज दैट। सिमिलर इज विद द मॉरल अथॉरिटी ऑफ द वेस्ट। सो चाइना इज सेइंग, remove these two things, your moral whatever democracy सही है गलत है ये सब अलग रखो, तुम इकोनॉमी, धंधे की बात करो, बिजनेस की बात करो, you talk business with me and it's fine, whatever you do is your business, but business you keep talking the discussion. That's why I said if 130 countries, 130 देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर चाइना है, तो उनका इंपेरेटिव बनता है कि वो ट्रेडिंग लाइंस इंश्योर करे। वो उसको इंश्योर ना किए वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। सो वी शुड, एंड दे स्टडीड, उनके अगर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वो हमेशा अपने यूएस की टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और उसको सीखने में, उसको समझने में हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स के कारण हम पढ़ते नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान की मेंटालिटी जो पाकिस्तान एनिमी करने का जो मेंटालिटी शायद इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए यूजफुल होगा, पर आगे बढ़ने के लिए यूजफुल नहीं है। आगे बढ़ने के लिए अगर हमको लगता है कि हमसे we should be able to challenge China, but for that
we should try to understand them, we should try to compete with them at every level. अब वो टॉय बना रहे हैं, हम खरीदे कोई बात नहीं, पर अगर फार्मास्यूटिकल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स एपीआईज अगर वहां से आता है तो वी हैव टू थिंक, हमें अपने सप्लाई चेन इंश्योर करना चाहिए। ये भी एक इश्यू है। वो अपने हमारे बारे में उनकी क्रिटिसिज्म अगर पढ़ोगे, सम ऑफ देम आर वेरी रियल। वो कहते हैं कि इंडिया इज फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ऑफ द, ये जनवरी को उनका आर्टिकल था, उन्होंने लिखा है कि इंडिया इज अ फार्मास्यूटिकल किंग और समथिंग समथिंग, बट उनकी सप्लाई चेन इतने डिपेंडेंसी है कि अगर कोई भी देश अगर बोल दे कि हम नहीं करेंगे तो वो एक भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो दे रोट दिस कि फॉर व्हाटएवर दे क्लेम दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर एनीथिंग दैट दे हैव टू मेक, कुछ भी बनाने के लिए। तो ये सप्लाई चेन थॉट जिसको कहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक राफेल आ गया तो अरे भाई राफेल आने का मतलब है नहीं, 4 राफेल गिर गया तो अगला 4 राफेल बनाने का हमारे कैपेसिटी है क्या? वो J20 अगर उनका 4 गिर गया तो 100 और बना सकते हैं, because they have built that infrastructure to build. जैसे सर ने कहा 24 warships they built in 1 year, एक साल में। और पिछले साल कम से कम 33 या 34 सब ऑर्बिटल लॉन्चेस थे, मतलब रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चेस थे 34, हमारा 1 या 2 था। और 2014 में मैं इसको कंपेयर करूं, हमारा 4 था, उनका 8 था, ऐसे कुछ था। वहां से हम 1 पे आ गए और अभी वो 34 पे चले गए। मतलब इज द सेम थिंग, इसी साल उनका स्पेस स्टेशन, मतलब दे ऑलरेडी गॉन अप टू उनका अपनी स्पेस स्टेशन इंश्योर कर रहे हैं। और रशिया जो हमारी ऑल वेदर अलाई थे, जिसको हम मानते थे, नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट रशिया विल एनी टाइम चूज चाइना, एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे विल चूज चाइना बिकॉज ऑफ ऑल द उनकी जो रिलेशनशिप चल रहा है। दे ऑल्सो डिसाइडेड कि वो लूनर बेस बनाएंगे 2000 मतलब 30 या समथिंग दे विल स्टार्ट, उसमें चाइना एंड रशिया टुगेदर विल बी मेकिंग दैट लूनर बेस। तो वी हैव टू रियली इंट्रोस्पेक्ट। अगर हमें अपने अलग से, क्योंकि जैसे चाइना ने ग्रो किया, अलग से अपनी सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज है उस पर आगे बढ़ना है, देन वी नीड टू स्टॉप व्हाट यू कॉल साइबर रैटलिंग, ये जो लड़ाई करना है, ये करना है, वो करना है। देन वी नीड टू बी वेरी क्लियर, डू आवर वर्क फॉर द नेक्स्ट 20-30 years and then build something which we can challenge and then say भाई हम पहुंच गए अभी मौके पे। दिस इज व्हाट दंग जियोपिंग सेड, डोंट लीड। उनके अपने डिप्लोमेट्स को उन्होंने कहा था कि डोंट रेज योर हेड, जब तक तुम्हारा अनलेस यू आर एबल टू लीड, तब तक जो है अपने सर भी मत ऊपर करना। यू डू योर वर्क, bid your time and then you claim leadership, and they did it, but that doesn't mean it is smooth. उनका civilization history भी यही कहता है, जब तक moral kings रहे हैं तब तक ठीक थे, पर जैसे immoral population को लगा कि immoral है, it was always bloody, the change was always bloody revolutionary, it is like complete सर उठा के फाक के फेंक on every time, every regime change has been like that. So that is the danger that, but when it will come, whether it will come in 50 years, 10 years, 100 years, that is an uncertainty that they have to deal with. For us, we have much better ways of changing. If you don't like somebody, we have a better system of changing that leader. We can get somebody else. At the same time, उसके कारण एक नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक थॉट 20-30-50 years का जो स्ट्रैटेजिक थॉट वो कंटिन्यूटी है, वहां पे हमें कमी आती है। पर जरूरी नहीं है कि ऐसे हो। Leadership and thought leadership, or political leadership and thought leadership can be different. Thought leadership on particular subjects can be long term. Thought leadership में इन्वेस्ट भी करना चाहिए। अभी इंसिडेंट हुआ तो सारे चाइनीज लर्निंग इंस्टीट्यूट को बंद करने का डिसीजन था। मुझे लगता है कि 25 और खोलना चाहिए, बल्कि मतलब हर एक प्रोविंस, हर एक मतलब अभी क्या है, जैसे आपने मुझे बुलाया, आई वाज लिटरली सेइंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर मतलब चाइना का प्रेसिडेंट कौन है उसको अगर पता है, मान लीजिए फ्रेंडली फ्रेंड्स में, तो बोलेंगे अरे तुमको इतना भी पता है, अरे उसका प्रेसिडेंट भी पता है, वो बाप रे बाप। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर भी पता है वहां का, और ये तो चाइना का बहुत बड़ा मतलब विद्वान बन गया, इसको तो चाइना का कैपिटल पता है, लीडर पता है ना। बल्कि क्योंकि हमें आता नहीं है, और तो सामने वाला जिसको उसका कैपिटल कहाँ है पता है, वो एक्सपर्ट बन जाता है ना। वो एक्सपर्टीज नहीं है, दैट इज जस्ट पेरिफेरल नॉलेज, दैट इज सरफेस। वी शुड बी, अगर एक्सपर्ट तब बनेगा जब आप बोलेंगे कि अनहुई का जो लीडर है, वहां का पार्टी सेक्रेटरी है, उसका सी जिनपिंग के साथ रिलेशनशिप क्या है। then you can say कि भाई, जैसे हम बोलते हैं कि योगी और मोदी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम समझते हैं कि उसके डिस्कशन होते हैं। दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव डेवलप, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड एनी अदर वे, बिकॉज ये यूएस के लिए ना एक बहुत लंबी दूर है, एक पैसिफिक ओशन है जिसके आसपास इनका लड़ाई है। हमारे लिए वो कंफर्ट नहीं है। बिल्कुल हमारे ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, और उनको अगर ना समझने की गलती हम नहीं कर सकते, चाहे दोस्त माने दुश्मन माने, वो अलग बात है। वो सुनजू कहते हैं कि जैसे दुश्मन को ना समझे तो हार जाएंगे। मैं समझता हूँ कि दोस्त हो दुश्मन हो, अगर पड़ोसी को ना समझे ना तो उससे नुकसान ही होगा। दुश्मन हो दोस्त हो अलग बात है, पर पहले तो समझना पड़ेगा पड़ोसी को कि दुश्मन है कि दोस्त है। अब उसमें है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए,
Taiwan is, I think, still a piecemeal thing. We have to be clear. Taiwan is a piecemeal in the whole game. We don't know what it will be in 5 years, 10 years down the line. And strategically, सोच समझ के ही वहां पे would, है ना, वो करना चाहिए डिसीजन जो करना चाहिए, आगे का जो पोजीशन है. Anyway, I think I said so much. Thank you so much. Thank you.